अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम का डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस को। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। और मेरी फेस वीडियो इस वजह से नहीं आ रही कि ये मैंने इंट्रो जो है वो दोबारा रिकॉर्ड किया है। इंट्रो जो है वो पहले वाला डिलीट हो चुका था, इस वजह से इंट्रो में फेस नहीं आ रहा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए काइंडली। हमारे लिए थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। हमारी मोटिवेशन के लिए आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं कि लेक्चर क्या है, और लेक्चर में हम लोगों ने डैम्ड ऑसिलेशन को क्या करना है, और इसी के साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्पल 10.1 है। हम आ चुके हैं बोर्ड की तरफ और बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब ऑसिलेशंस तो हमें पता है कि ऑसिलेशंस क्या है। ऑसिलेशंस हम वाइब्रेशन को कहते हैं और ऑसिलेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन में होगी। और यहां से हमें एक चीज को पता चला कि जब भी डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी वो हमेशा वाइब्रेटरी मोशन ही देंगी और ये वाइब्रेटिंग बॉडी के अंदर ही होगी। क्लियर होगी बात यहां तक? अब हम आ जाते हैं जी इसकी डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले हम डैम का मतलब समझ लेते हैं कि जी डैम का मतलब क्या होता है। डैम का मतलब होता है नम होना। क्या मतलब होता है? नम होना, यानी कि कम होते रहना, आहिस्ता आहिस्ता या खत्म होते रहना, नम होना। ऑसिलेशन, ये आपकी बुक वाली डेफिनेशन है, इसको समझिए पहले। ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव कहते हैं रुकने को, फोर्स कोई भी फोर्स हो सकती है। ठीक है जी। ऑसिलेशन, ऐसी ऑसिलेशन किसी भी सिस्टम की इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, को उसको रोकने वाली कोई फोर्स हो तो तब ही उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ये आपकी बुक की डेफिनेशन थी। लेकिन अगर हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिस्टम ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। अब फोर्स जो है वो जरूरी नहीं होता, डिसिपेशन का मतलब होता है खपत। डिसिपेशन का मतलब क्या होता है? खपत। यानी कि एनर्जी के जाया होने की वजह से एम्पलीट्यूड का कम होना ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर क्या कहलाता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड, इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ एन ऑसिलेशन सिस्टम ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, तो हमारे पास क्या आता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। कि किसी भी एनर्जी के जाया होने की वजह से ऑसिलेटरी सिस्टम के अंदर अगर एम्पलीट्यूड कम हो जाए तो वो क्या कहलाता है? डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाता है। इसकी तीन एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। वेट ऑन स्प्रिंग, कि अगर कोई स्प्रिंग है, आप उसके ऊपर कोई भी वजन रखते हैं तो उसके ऊपर जो डैम्प्ड ऑसिलेशन का अमल काम में आता है। जैसे कि आप लोग सपोज कर सकते हैं, जैसे कि अब हमने उसके ऊपर कोई चीज रखी है और वो दोबारा से अपनी पोजीशन की तरफ आया, तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन थी कि कोई एनर्जी थी, उसके अंदर डिसिपेशन हुई, उसके अंदर कोई खपत हुई, वो एनर्जी इस्तेमाल हुई और वो दोबारा से उसके अंदर वेव प्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर वो दोबारा थोड़ी सी मूवमेंट के बाद वो अपने वापस पोजीशन के ऊपर आ गया। इसी तरह स्विंगिंग पेंडुलम, ऐसे ऐसे अगर आप पेंडुलम को ऐसे छोड़ते हैं और अगर उसके अंदर कोई फ्रिक्शन है, और आइडियल सिस्टम के अंदर फ्रिक्शन जो है वो नहीं होती, लेकिन वैसे जो है वो फ्रिक्शन होती है, तो स्विंगिंग पेंडुलम ये भी इसी की एग्जांपल है। और आपकी बुक में लिखा हुआ है शॉक एब्जॉर्बर। अब शॉक एब्जॉर्बर काफी ज्यादा गाड़ियों के अंदर या हर गाड़ी के अंदर ही होता है कि जब आप लोग बैठे हुए हैं उस गाड़ी के अंदर, तो आज जा रहे हैं, कोई जंप वगैरह लगा या स्पीड ब्रेकर आया, तो उसकी वजह से आपकी गाड़ी ने जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब किया उसके अंदर लुब्रिकेशन की वजह से, तो वो जो शॉक वगैरह शॉक एब्जॉर्बर होते हैं वो क्या करते हैं? स्प्रिंग की वजह से आपको जंप नहीं लगने देते। क्लियर हो गया जी? अब आप लोग ये देखें, ये एक एग्जांपल है डैम्प्ड ऑसिलेशन की, कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या है। यहां से एक वेव ने चलना शुरू किया, ये उसकी प्रोपगेशन थी, यहां से ये ऐसे मूव कर रही है, यहां से ये ऐसे मूव कर रही है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होगी या रेजिस्टिव फोर्सेज होंगी। यही दो मेन चीजें होती हैं जो इसको कम करने के, इसके एम्पलीट्यूड को कम करने के लिए मदद देती है। ये देखें जी, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा, अब ये भी हम लोग देख लेते हैं कि ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं क्रस्ट और इसे हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है जी। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये क्रस्ट कहलाएगा और ये वाला हिस्सा ट्रफ कहलाएगा। किसी भी वेव का अगर एक ऐसे वेव मोशन हो रही है
तो यहां से यहां तक का जो फासला है वो क्रस्ट होगा, यहां से फिर यहां तक का फासला ट्रफ होगा। तो क्रस्ट एंड ट्रफ जो है वो कम होते रहते हैं एम्पलीट्यूड को, उसे कहते हैं जी एम्पलीट्यूड कम हो रहे हैं। क्लियर हो गया बात। अब हमने जो एग्जांपल को छोड़ा था हम उस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल 10.1, एग्जांपल 10.1 में वो क्या कहते हैं, फाइंड द टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड को हमने फाइंड करना है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, हमने टाइम पीरियड को फाइंड करना है एंड फ्रीक्वेंसी, और हमने जी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की अगर उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर डिस्टेंस है एट द लोकेशन वेयर जी, तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई उसकी 1 मीटर, और उसके बाद हमारे पास जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब ये हमें बस गिवन है, ये हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को समझते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। बिल्कुल आसान सा टॉपिक और बिल्कुल आसान सी एक एग्जांपल है। अब टाइम पीरियड हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा वो टाइम जिसके अंदर एक पेंडुलम एक वाइब्रेशन को कंप्लीट कर देता है, वो क्या कहलाता है, हमारे पास टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक हो गया। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन हो रही है वो क्या कहलाती है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आइए जरा देखते हैं, फार्मूला हमारे पास था जी टाइम पीरियड का 2 पाई एल ओवर जी। तो 2 पाई एल ओवर जी हमारे पास यहां पे कैलकुलेशन करते हैं, 2 पाई एल ओवर जी। तो लेंथ हमारे पास कितनी थी 1 मीटर, और ग्रेविटी 2 पॉइंट सॉरी 2 कह रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर। अब हम इसको चेंज हमने क्यों नहीं किया, ये भी आप लोग सुन लें, क्योंकि नीचे भी हमारे पास मीटर है ऊपर भी हमारे पास मीटर है, यूनिट सेम है, इस वजह से हमने ऐसे ही लिख दिया। अगर यूनिट के अंदर हेराफेरी होती, कोई तब्दीली होती, तो हम वो करके उसका जवाब निकालते। अब देखें जरा, अब इसका जवाब हमारे पास है जीगा 1.99। अब हम क्या मालूम कर रहे हैं, टाइम पीरियड, ये हमने टाइम पीरियड मालूम किया, तो इसका साथ आ जाएगा सेकेंड। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया जी टाइम पीरियड। अब हम लोगों ने सर जी अब टाइम पीरियड निकल आया तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकल, फ्रीक्वेंसी का उलट ही टाइम पीरियड कहलाता है। आप लोग कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो रेसिप्रोकल कहते हैं उल्ट को। हम इसका फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जी 1/t। तो यहाँ पे अगर 1/t हमारे पास आ जाएगा तो इसके आंसर कितना आ जाएगा 1/t। तो t की आप वैल्यू पुट करें 1/1.99 सेकेंड, और जब आप लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.50 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है उसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। बात समझ आ गई है। तो ये था जी हमारा एग्जांपल नंबर 10.1, और यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा डैम्प्ड ऑसिलेशंस, और यही आज का हमारा टॉपिक था।